आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव समझ सकते हैं आप लोग, बताया गया है हम क्या है और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोग एक मिनट जो लोगों की मातृभाषाएं यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यहाँ विविधता हम हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या नहीं जान पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने ही अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। चलिए हम इस शब्द को पूर्वाग्रह देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये देखेंगे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह दिखते हैं, कभी जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह के रूप ले लेती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे ही कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका है, सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से रख कर पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की याद शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह जैसे वो कपड़े पहनते हैं इत्यादि। आप समझ सकते हैं ना। मान लीजिए अपने गांव में ही है कोई चीज होता है, तो हम लोग मान लीजिए कि कोई आपके निकट का जो गांव होगा वहां पे आप सोचेंगे कि अरे यार, उस गांव में तो ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस तरह से रहते हैं, ऐसे खाना खाते हैं। जब आ, जब आप धीरे धीरे उस गांव में नहीं जाते हैं, सपोज जाते हैं नहीं हैं आप, तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उस गांव में जाना तो बंद करती हैं। आपके आने वाली पीढ़ियां को आप लोग ये बताएंगे कि तो पूर्वाग्रह ये पहले ही सोच लेंगे कि अरे यार उस गांव में नहीं जाओ, इस तरह का वहाँ पे होता है। तो इसी तरह का बात यहाँ पे बताया गया है कि अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती तक नहीं करना चाहते हैं। हम इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़की लड़के और लड़की में भेदभाव देखिए। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होता है। उसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखते हैं, देख के पीछे का सच्चाई क्या है। सच्चाई से देखिए।
चित्र दिया उसे बात किया गया है कि उनका बात तरीका का बड़ा सभ्य और मधुर है। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वह शरारती है, नृत्य करने चित्रकार निपुण है, रोते नहीं उद्यमी है, खेल निपुण है, वह खाना पकाने भावुक भावुक है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और बहुत कुछ। इस कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कई नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? नहीं, हम लोग कहते हैं लंगड़ाता है, बोलने नहीं आता है, इस तरह से जब हम लोग बात करते हैं तो किसी को भी बुरा लगता है, किसी को भी, हम हो चाहे कोई हो। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों में छिप जाना चाहती हूँ। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, एक आती है लड़की। जब कोई लड़की को आप देखते हैं बाजार समय, चाहे कहीं भी आप देखिए, कोई इसी तरह इतना खराब आपको दिखेगा, बहुत से लड़के सबका, चाहे किसी का भी आचरण, तो लड़के को घूरते रहना, बेचारी को तरह से एक तरह से ठीक से खड़ा होने का भी क्या बोले नहीं मिलता है। तो वही कहना चाहती है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों से जो मुझे घूरते हैं, मैं उनसे छिप जाना चाहती हूँ। एक लड़की बोल रही है। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग ही डगमगाता है। देखिए ऊपर के चित्र में जो बच्चे, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता। जो इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास जरूरतों वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों के वो यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावना और विचार भी दिए गए। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कर रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके एक अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क कीजिए। आगे हम लोग देखेंगे। अगर हम इस कथन को ले कि वो रोते नहीं, तो आप देखें कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए तो आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़के को लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोते रोते रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। वह कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वह बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा करना है, यही सब बता रहे हैं। तो इस पर हम लोग सिर्फ चैप्टर पे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हम लगातार ये सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उन्हें उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हम ऐसे कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों के अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता
ज़्यादा था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। नहीं, सब चीज समाज में अब देखने को मिलेगा। देखिए लड़कियां सबको असमानता का भेदभाव भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, किसी खास मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जाए एक कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। शायद आप याद करेंगे कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म उनका धर्म अलग था। यह विविधता के एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को भी निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की जरूरतों पूरा करने के लिए समाधान, साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण है कि वे उस समुदाय के सदस्य हों जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी जरूरतें को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लिए लोगों को करना पड़ता है। दलित व करना पड़ता है। अब देखिए नीचे कुछ लाइन दिया हुआ है, हम पढ़ के बताते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित वर्ग के में रखती है। ठीक है, अनुसूचित वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वह कैसा महसूस करता होगा? सोचिए, बहुत बुरा लगता है। भारत के एक महान नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वो केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उसने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचना है। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि यह ब्राह्मण के बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और नहीं उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी।
आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे थे। हमने कहा कि हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम यहाँ महार है उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाहन जो है कुछ वर्ग की सवारी को लेकर अपने साथ जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती है। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाहनों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इसका हम आपको ये इनके बारे में हम थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपको बता देते हैं उनके बारे में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1918 1956 में उनका जन्म हुआ। 1956 में वो मरे गए। वो भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, वो जो अछूत मानी जाती थी। मगर महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके पास बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलित को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। या कुछ कहानी भी है कि बच्चे पैसा देने के प्यार से फिर गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर देते। यही सब है भेदभाव की एक बात। अब यहाँ पे देखिए, कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा और लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार हो, वैसे उन्हें उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी अ, जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत अब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह के असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी के रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीब और मुख्यधारा से अलग पड़ गए समुदाय इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखक
लेखकों ने यह भी कहा था कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कुछ तस्वीर। भारत संविधान लिखने वाले समिति के कुछ सदस्य लोग हैं यहाँ पे। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि पाठ यहाँ पर इस पाठ की बात उठाया जाता है कि समानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। गरीब भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत बहुत जरूरी है। यह उद्देश्य का है जिसमें हम भारत का लोग लिखा रहता है। ये भारत का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट आ गया कि सभी भारतीयों को समान परिस्थिति और समान अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए हर बुक में आपको ये मिलेगा देखने को। तो खत्म हो गया है यहाँ पे। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे गरीब होने के कारण सपाटी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, इस तरह से है।